एनएसयूआई ने जोरदार एहतजाज किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद एनएसयूआई कारकुनान ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। यह एहतजाजी मुजाहिरा एनएसयूआई जम्मू कश्मीर सदर अजय लाखोत्रा की कयादत में किया गया, जहां स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम रद्द होने को लाखों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करार दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि एग्जाम प्रोसेस में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और बदइंतजामी की जिम्मेदारी मरकजी वजारत तालीम पर आती है। एनएसयूआई लीडरान ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरन इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स के भरोसे को बहाल करने के लिए जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। तो नीट एग्जाम रद्द होने पर यहां एहतजाज किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया है। यहां पर स्टूडेंट्स में काफी नाराजगी है और नीट एग्जाम रद्द होने के बाद से नाराजगी जारी है। पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन उसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। नीट का एग्जाम एक एग्जाम नहीं होता, वो एक गरीब परिवार, मध्य वर्गीय परिवार का सपना होता है कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है वो डॉक्टर बनेगी और अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। उस सपने को साकार करने के लिए माएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। उस सपने को साकार करने बाप अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा लोन पे उठाता है ताकि मेरा बच्चा या बच्ची जो है वो एक डॉक्टर या जज बनेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा रजत वोरा जुड़ चुके हैं लाइव। रजत, तो खासा गुस्सा और एहतजाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन स्टूडेंट्स के जरिए जम्मू में, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है इसको लेकर? धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूंका इन लोगों ने। जी रजत, लग रहा है फिलहाल अभी राब्ता ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है रजत से हमारा, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। जी रजत, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अजय लाखोत्रा जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी इकाई के साथ यहाँ पर साफ तौर पर कई सवाल जो है धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उन पर खड़े किए। उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले कुछ सालों में कई बार पेपर लीक के मामले सामने आए। खासतौर पर हमने देखा 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद कई सारे बच्चों को फिर से एग्जाम देना पड़ा और पिछले के मुकाबले टफ एग्जाम जो है उनको देना पड़ा। इस बार भी इसी तरह की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। जरूर एनटीए ने पेपर कैंसिल कर दिया, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है जो इसके पीछे स्कैम करने के पीछे शामिल थे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन 22 लाख से ज्यादा छात्रों का क्या कसूर है जो सुबह उठते हैं, 2-2 साल, 2.5 साल पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी, बावजूद इसके उनको हर बार इसी चीज पर आकर जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होना पड़ता है कि आपको पैसे जो है फिर से नहीं देने पड़ेंगे, फीस नहीं फिर से देनी पड़ेगी। और 22 लाख से ज्यादा छात्रों को अब ये सवाल ये जो है वो तंग कर रहा है कि क्या वो फिर से उस मेंटालिटी से, उस मेहनत से वो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसको लेकर एनएसयूआई हो या फिर विभिन्न जो छात्र संगठन है, इवन के एबीवीपी की अगर बात करें तो उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया था। और इसके अलावा अलग अलग जो राजनीतिक संगठन है वो भी इस पर विरोध कर रहे हैं। साफ तौर उनका कहना है कि ये पेपर लीक का जो एक चलन यहाँ पर चल चुका है पूरे देश में, उसको लेकर जो एक कड़ी नीति बनाने की जरूरत है ताकि इस तरह से छात्र जो इतनी मेहनत कर यहाँ तक पहुंचते हैं, वो एग्जाम देते हैं, उनके पीछे उनके अभिभावकों का, पेरेंट्स का, टीचर्स की पूरी मेहनत होती है। तो उसके लेकर कहीं ना कहीं जरूरत है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी जो है इंटरवीन करे और सरकार को इसको भी जिम्मेदार जो है वो लगातार यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ ठहरा रही है। बिल्कुल, और फिलहाल अब ये खबर सामने आई है कि 21 जून तारीख तय की गई है नीट पेपर के। इन स्टूडेंट्स का उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिला इस दौरान? जी बिल्कुल, कई सारे छात्रों से हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भले ही सरकार ने जरूर ये कहा हो कि हमने पेपर लीक करने वालों को पकड़ लिया है, स्कैम जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, पर बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल ये छात्र यही पूछ रहे हैं कि क्या 2024 में जिस तरह से जब पेपर लीक हुआ था, जब दूसरी बार री नीट हुआ तो उसमें एग्जाम जो है वो टफ कर दिया गया था, पहले के मुकाबले काफी जो है टफ कर दिया जाता है एग्जाम। तो ऐसे में क्या फिर से वही कंडीशन का सामना करना पड़ेगा? 720 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें से कई बच्चों के 650 से ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, 600 से ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, तो क्या उनको फिर से उतने मार्क्स मिल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल जो है वो छात्रों के मन में है। और क्या सरकार किसी तरह से या एनटीए किसी तरह से कुछ लीवरेज देना चाहिए कि बच्चों को? ये कई सारे ऐसे सवाल है जो आज छात्र पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगली बार से कोशिश की जाएगी कि ऑनलाइन मोड पर एग्जाम किया जाएगा, ओवर मार्क से नहीं किया जाएगा। तो देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से रिएक्शन आता है और क्या
फिर से वो एग्जाम प्राप्त होगा नहीं होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो छात्रों के मन में है। जी जी, तो जब ये एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा था, इन छात्रों के जरिए क्या कुछ कह रहे थे, कैसी परेशानी का सामना अब इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मेहनत इनकी बेकार गई। 3 मई को जो पेपर हुआ इसको लेकर अब दोबारा से इन्हें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से वो सब कुछ रिविजन करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर 2 से 2.5 साल इस पूरे प्रोसेस को लग जाते हैं। नीट की तैयारी कई छात्र जो है वो 11वीं से 11th से शुरू कर देते हैं, या फिर कई बच्चे जो है इवन के ड्रॉप करने के बाद भी 2 से 2.5 साल 3 साल लगाकर इस पेपर की तैयारी करते हैं। और कई सारा न सिर्फ उन्हें मेंटल जो इलनेस है उसका सामना करना पड़ता है, मेंटल टॉर्चर उन्हें होता है, बट साथ ही साथ वो अपनी सेक्रीफाइस, उनके पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ जो है पूरी तरह से खराब होती है। तो ऐसे में उन सबका गुस्सा जो है पूरी तरह से जायज था। शिक्षा मंत्री जो है देश के धर्मेंद्र प्रधान, उनका पुतला भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जलाया और सवाल सरकार से सीधा पूछा कि हर बार आप कह देते हैं कि हम फिर से री एग्जाम कराएंगे या फिर हम उन लोगों को पकड़ लेंगे इसके पीछे जो पूरी ये प्रक्रिया करते हैं या फिर इस तरह के स्कैम करते हैं। बट सवाल ये है कि छात्रों के भविष्य के बारे में कौन सोचे, क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रोसेस तैयार किया जाएगा जो रोबस्ट हो, जो फुल प्रूफ हो, ताकि इस तरह के जो यहाँ पर जो 22 लाख से ज्यादा बच्चे ये इंतजार कर रहे थे कि उनके गले में स्टेथोस्कोप जो है वो पड़ेगा, उनके वो एप्रन पहनेंगे व्हाइट, पर उनके गले में जो सांप ये पेपर लीक का पड़ा है उसको लेकर ये काफी ज्यादा चिंता जो है बच्चों के बीच यहाँ पर अभी बनी हुई है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया रजत वोरा सारी जानकारी के लिए। वहीं कश्मीर घाटी में शराब की बिक्री को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर यूनिट ने श्रीनगर में शराब की दुकानों के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया और घाटी में शराब की बिक्री पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की मांग उठाई। बीजेपी का ये मार्च सोमवार के राम मुंशी बाग इलाके से शुरू हुआ और गुक्कार रोड की तरफ बढ़ा, जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश का मौजूद है। बीजेपी लीडरान और कारकुनान ने शराब बिक्री के खिलाफ नारेबाजी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर घाटी में शराब को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के स्टेट को मीडिया इंचार्ज एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने कहा कि कश्मीर में शराब की बिक्री यहाँ के समाजी और मजहबी अक़दार पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए शराब की दुकानों पर फौरन पाबंदी लगानी चाहिए। पुलिस ने एहतजाज कर रहे बीजेपी कारकुनान को गुप्कार की तरफ आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद इलाके में कुछ देर तक हालात कशीदा बने रहे। लेकिन उमर साहब ने यहाँ की पुलिस को आगे करने के बाद हमारी लाठीचार्ज, हमारे साथ जो है भेदभाव हुआ, हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। हम लोगों के मुस्तकबिल के लिए बात कर रहे थे, यहाँ की युवा पीढ़ी के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उमर साहब के राज में हमें अरेस्ट के बगैर कुछ मिला नहीं। हम क्या ही मांग रहे थे, हम कुछ चीज नहीं मांग रहे। उमर साहब से कह रहे थे कि वाइन शॉप बंद होनी चाहिए, उसका आज खामियाजा जो हमें भुगतना पड़ा है। और हमारे नुमाइंदा फारूक वाणी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। फारूक, तो शराब की बिक्री को लेकर ये मुजाहरा यहाँ देखने को मिला है, क्या जानकारी इससे मुताल्लिक? देखिए, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये प्रदर्शन किया राममुंशी बाग श्रीनगर से, और वो जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां की ओर उन्होंने मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें वापस वहां से जो है धकेला गया। तो इस बीच जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिसेंट स्टेटमेंट को लेकर ये प्रदर्शन जो है काफी बढ़ चुका है, क्योंकि अन्य राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि लिक्वेयर बैन को लेकर जो स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि इससे एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है जम्मू कश्मीर में, लिहाजा इस पर विचार विमर्श करने से पहले बहुत कुछ चीजें जो है वो मद्देनजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो देश विदेश से पर्यटक आते हैं तो वो भी इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। ऐसे में उसके बयान को लेकर जो है राजनीति काफी गर्मा गई है। विशेष तौर पर जो भाजपा खीमा है वो लगातार इस स्टेटमेंट को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहा है और अपनी नाराजगी जता रहा है। और आज भी उन्होंने जो कार्यक्रम रखा था तो वो सीएम आवास के बाहर ही उनको प्रदर्शन करना था, लेकिन वो मार्च वहां पर जो शुरू हुआ तो उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि अगर बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप जैसे राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है तो ऐसे में जो जम्मू कश्मीर घाटी है ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो ऐसे में यहाँ पे लिक्वर पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। इसकी जो पैरवी है पूर्व जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कर रही हैं, अन्य राजनीतिक दल भी जो है वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लिक्वर है इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि जो युवा है वो इससे दूर रहे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लगातार हम देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो इसकी ओर आकर्षित हो रही है और इस लत की ओर बढ़ रही है। ऐसे में इस पर प्रतिबंध जो है उसकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज भी ये प्रदर्शन उसी का हिस्सा था, जिसमें अब कई जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया, बाद में उनको जो है रिलीज किया गया। तो भाजपा ने कहा कि उसका जो प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रहेगा
अन्य राजनीतिक दल की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार आ रही हैं। इस चीज को लेकर जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं इस पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उनका भी स्टेटमेंट रिसेंटली आया था कि जो लिक्वर बैन है इस पर सोचने से पहले बहुत सारी चीजें जो हैं देखनी पड़ेगी सरकार को। लिहाजा अब लग रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर में जो लिक्वर बैन की जो मांग है उस पर सरकार जो है कोई भी ठोस इकदामात नहीं ले पाएगी, क्योंकि इसमें केवल जम्मू कश्मीर राज्य का जो रेवेन्यू है वो भी प्रभावित हो सकता है, और खास तौर पर जो देश विदेश से यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं तो उनका भी हवाला दिया जाता है। लिहाजा अब लग रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी जो प्रदर्शन है वो इसमें उनके स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आ रही हैं, लेकिन आज प्रदर्शन की शुरुआत भाजपा ने की है तो शायद आगे भी इस प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे। और कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं गुलाम अहमद मीर उन्होंने भी कहा कि वो इस चीज को लेकर काफी खफा है कि एक तरफ सरकार जो है नशा मुक्त अभियान चला रही है और नशे से दूर कर रही है लोगों को, लिहाजा दूसरी तरफ से जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं कश्मीर घाटी में शराब पर जो है कोई भी तरीके से एहतजाज करने से, इस तरह से ये मुद्दा उठाने से सरकार पर कितना दबाव आपको बनता फिलहाल दिखाई दे रहा है, कितना असर पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल हम देख रहे हैं कि सरकार पर जो आज भाजपा ने दबाव बनाने की कोशिश की, तो इससे पहले भी जो राजनीतिक दल हैं, पीडीपी हैं, कांग्रेस हैं या फिर दूसरे जो भी राजनीतिक नेता हैं, तो वो इस पर सवाल उठा रही हैं कि सरकार जो है नशा मुक्त अभियान को लेकर काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं और कई सारे अभियान भी चला रही हैं। लिहाजा इसको लेकर भी, वाइन को लेकर भी कश्मीर में जो है अभियान छेड़ा जाए ताकि लिक्वर पूरी तरीके से पाबंदी जो है मुकम्मल तौर पर लगनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, जिसका हवाला भी दिया जाता है कि दूसरे राज्यों में इस तरह के कदम पहले ही उठाए गए हैं। हालांकि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं उन्होंने कहा कि 1977 में जब उनके वालिद ने चुनाव जीता था तो उसके बाद उनके सामने एक प्रस्ताव आया था कि जो शराब है इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी हैं ज्यादातर। तो ऐसे में उनको कहा गया कि इससे जो है, तब भी यही हवाला दिया गया कि एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है जम्मू कश्मीर में जो कि विकास के कामों में या दूसरे कामों में फिर लग जाता है। तो ऐसे में अभी साफ दिख रहा है कि सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन जो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो शायद वो इस पर कोई ठोस इकदाम जो है लेने से अभी गुरेज करेगी, क्योंकि अब ये जो है कई सारे हवाले इसमें दिए जाते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से भी, और जो वरिष्ठ नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो वो भी इसकी पैरवी कर रहे हैं और इस जो स्टेटमेंट आया है उसका उन्होंने समर्थन किया है। फिलहाल कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी, जो उनके विधायक हैं उनकी तरफ से भी आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं हम कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं या फिर जो विपक्ष हैं वो आगे भी इसी तरह से मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और शायद आगे इस तरह के जो प्रदर्शन है बड़ा मुद्दा यहाँ पर है अपोजिशन के हाथ, और इसको बुनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और इसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया फारूक सारी जानकारी के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान नबी डार ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाज़े को भारत की इकोनॉमी के लिए परेशानी वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि खास तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती कशीदगी सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमी पर असर डाल सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में कई दूसरे माशी मसाइल भी सामने आ सकते हैं। बहुत ही कंसर्निंग इस टाइम पे सिचुएशन है बिकॉज ऑफ जो ये वॉर मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो चल रहा है और जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये रिजॉल्व हो ताकि जो हमको इसका असर डायरेक्टली हो रहा है, जैसा कल कुछ दिन पहले मोदी साहब ने भी बोला कि ऑनलाइन मोड में जाना पड़ेगा, तो मुझे एंटिसिपेट लग रहा है कि अब और भी हमको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो बिटवीन ईरान एंड यूएस। ये सिर्फ इन्फ्लेशन प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, फ्यूल में भी शायद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। आज आरबीआई गवर्नर ने भी उसकी तरह निशानदेही की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिदायत और रहनुमाई में गांधरबल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से संगठन सृजन अभियान का कामयाब इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद पार्टी को जमीनी सतह पर और ज्यादा मजबूत बनाना और संगठन को नई मजबूती देना था। इस मौके पर पीसीसी ऑब्जर्वर समेत कई सीनियर कांग्रेसी लीडरान और बड़ी तादाद में पार्टी वर्करों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान पार्टी क़यादत और कारकुनान ने इत्तेहाद, लगन और समाज की खिदमत के जज्बे के साथ गठबंधन संगठन को और मजबूत बनाने के अपने अहद को दोहराया। कांग्रेस लीडरान ने कहा कि पार्टी आवाम के
मसाइल उठाने और जमीनी सतह पर लोगों की आवाज बनने के लिए पूरी संजीदगी के साथ काम करती रहेगी। पार्टी के प्रोग्राम के मुताबिक हम लोगों ने ये आज यहाँ पर लॉन्च किया है कि हम लोगों ने जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज है और जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं एंड ब्लॉक कमेटीज हैं, तो एज पर द AICC गाइडलाइंस के हिसाब से तो हमने हर ब्लॉक में ब्लॉक सदरून जो हमारे पुराने ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान हैं जो अब हमारे प्रपोज्ड होने वाले हैं, तो वहाँ जाके हम वैसे ही चुनेंगे जैसे हमने DCC प्रेसिडेंट्स को यहाँ चुना है, वैसे ही जाके ब्लॉक बूथ लेवल से हम हर एक लोगों से जो भी यहाँ पर हम आप भाइयों की वसालत से हम उनको सबको मैसेज देना चाहते हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं कि वो इस बूथ लेवल से हमें पार्टिसिपेशन करे और हम लोगों से मिले कि जो इंटरेस्टेड है कि जो बिल्कुल चाहता है कि हम ब्लॉक में हम ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए हम अपना नामित करें, तो हम चाहते हैं कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे। तो इसलिए हम लोगों ने अब हम एक या दो दिन में इंशाल्लाह कल से ये प्रोग्राम हमारा सर्कुलर टूर निकल जाएगा कि किस किस ब्लॉक में हमने किस किस दिन मीटिंग्स रखी है, तो लोगों से मिलेंगे हम। जम्मू कश्मीर की वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अहम मीटिंग में श्रीनगर और उससे जुड़े इलाकों के बिजली सर्विस को मजबूत बनाने के लिए बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की ज़ैनाकोट ग्रिड सब स्टेशन की पावर बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत इसकी मौजूदा 450 MVA सलाहियत को बढ़ाकर 780 MVA किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 67 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही 132 kV पंपों रावलपोरा और रावलपोरा बेमेना ट्रांसमिशन लाइनों के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है, जिस पर तकरीबन 25 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत आएगी। हुकूमत का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स का मकसद श्रीनगर और आसपास के इलाकों में बिजली के ढांचे को मजबूत बनाना, ट्रांसमिशन पावर बढ़ाना, बिजली कटौती को कम करना और आवाम को ज्यादा भरोसेमंद और बेहतर बिजली सप्लाई मुहैया कराना है। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुंजपोरा रामपोरा इलाके में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP को उस वक्त बड़ी सियासी मजबूती मिली जब इलाके के कई बुजुर्गों और नौजवानों ने पार्टी का दामन थाम लिया। ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम सीनियर PDP लीडर और साबिक वजीर नईम अख्तर की मौजूदगी में मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम के दौरान PDP क़यादत ने नए शामिल होने वाले अरकान का इस्तकबाल किया। पार्टी लीडरान का कहना है कि ये शमूलियत ज़मीनी सतह पर PDP के साथ बढ़ते अवामी राब्ते और एतमाद का साफ पैगाम है। इस मौके पर नईम अख्तर ने नए अरकान का खैर मकदम करते हुए कहा कि PDP हमेशा बातचीत और आवाम के मसाइल हल करने की हामी रही है। नईम अख्तर ने कहा कि नौजवानों और बुजुर्गों का एक साथ पार्टी में शामिल होना इस बात का सबूत है कि लोग तरक्की, इज्जत और सियासी भागीदारी चाहते हैं। ज्वाइन किया हमारे साथ, मुझे बहुत खुशी हुई। पूरा रामपुरा बड़ा अहम गाम सान खतर बड़ा असल लायक बच्चे परमित करन ज्वाइन कोरमो इंशाल्लाह ब्रोकन फ्यूचर सोन फ्यूचर इकवट। बीजेपी की हुकूमत ही अगर उनकी हुकूमत तो चल रही है सारे मुल्क में, 22 स्टेट्स में उनकी हुकूमत है, तो उनको करना चाहिए। उनके अपने हाथ में गवर्नर साहब आज लगा सकते हैं ऑर्डर की बैन करो। जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग कर रहे 2025 बैच के यूथ IAS अफसर ट्रेनीज ने आज श्रीनगर के लोक भवन में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान अफसरों ने जम्मू कश्मीर में अपने तजुर्बे और मुख्तलिफ सरकारी मुहिम को लेकर अपने सवालों को शेयर किया। LG ने नौजवान अफसरों को खिदमत खल्क और ईमानदारी के साथ काम करने का पैगाम दिया। लोक भवन में मुनाकिद इस मुलाकात में 2025 बैच के 6 IAS अफसर ट्रेनीज ने हिस्सा लिया। ये तमाम अफसर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान अफसरों ने जम्मू कश्मीर में अपने फील्ड एक्सपीरियंस और इंतजामी कामकाज से जुड़े तजुर्बे LG मनोज सिन्हा के साथ शेयर किए और इस वक्त में अल्फ्रेड थॉमस, रुचिका झा, निधि मोहम्मद, हारिस मीर, शगुन सिंह और जितेंद्र कुमार शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ जारी मुहिम के तहत भदरवा में इंतजामिया ने मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा और सख्त कर दिया है। LG मनोज सिन्हा की सरपरस्ती में चल रही 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के सिलसिले में जिला इंतजामिया, पुलिस और सेहत महकमे की मुश्तरका टीम ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स पर अचानक छापेमारी और मुआयना किया। अफसरों ने भदरवा के करीब और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद मेडिकल दुकानों की जाँच की। इस दौरान ड्रग लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड और खास तौर पर शेड्यूल H1 दवाओं की फरोख्त से
जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से तफ्तीश की गई। इंतजामिया का कहना है कि ये कार्रवाई एडीसी भदरवा सुनील कुमार भुटियाल की हिदायत पर अंजाम दी गई ताकि हुकूमती उसूलों और गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल यकीनी बनाया जा सके। मेडिकल स्टोर्स मालिकों को ताकीद की गई है कि दवाइयों की सप्लाई और फरोख्त में तमाम कायदों का पूरी तरह लिहाज रखा जाए, वरना खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं गुरेज के तुलैर इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक्सरे मशीन मौजूद होने के बावजूद बरसों से इस्तेमाल में नहीं आई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि एक्सरे जैसी बुनियादी सहूलियत के लिए मरीजों को लंबा और तकलीफदेह सफर तय कर दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, जो खासतौर पर बीमार और बुजुर्ग मरीजों के लिए बेहद परेशानी का सबब बन रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक एक्सरे मशीन कई साल पहले PHC में इंस्टॉल की गई थी, लेकिन अब तक इसे फंक्शनल नहीं बनाया गया। इस मामले पर जब गुरेज हेल्थ ब्लॉक के BMO से बात की गई तो उन्होंने तस्दीक की कि मशीन PHC में मौजूद है, लेकिन ट्रेंड टेक्नीशियन की गैर मौजूदगी की वजह से इसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता। मकामी अवाम ने हेल्थ डिपार्टमेंट से पुरजोर मांग की है कि दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। इस इलाके को ऊपर वाले के रहम करम पे क्यों रखा है? किस तरह से इस इलाके के साथ ये जिद? इसी तरह से यहाँ पर डेंटल का डॉक्टर था, चाहे लेडीज थी चाहे जेंट्स था, उसको भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। और इस वक्त जो इस बड़े एशिया के मुल्क के अंदर जो हम रहते हैं, यहाँ पर हमारी लेडीज का सिस्टम जो है, यहाँ पर मर्दों का ही हवाला करके यहाँ पर लेडीज का कोई नामो निशान नहीं है। और दूसरी हमारी गुजारिश है, जैसे 3 डॉक्टर अगर यहाँ शिफ्ट में है तो BMO साहब से CMO साहब से हमारी गुजारिश होगी शिफ्ट में 1 डॉक्टर को घर छोड़ा जाए, उसके बाद 2 डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होने चाहिए। ड्यूटी देते हैं, बेशक ड्यूटी में कोई वो फेर बदल नहीं करते हैं, तो 2 डॉक्टर शिफ्ट में रहने चाहिए और 1 डॉक्टर घर छुट्टी जाना चाहिए। तो हमारी गुजारिश होगी इस पर पूरा तवज्जो देना चाहिए। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके या तो ये सेंटर पूरा शिफ्ट कर दो, पूरा इसको जो भी फैसिलिटी अवेलेबल रखो। डॉक्टर 3 है, 3 में से 1 ही था इधर, तो ना तो इसको शिफ्ट करो ताकि इधर के लोग भी कहीं जाके दूसरी तसल्ली से कहीं दूसरी जाके कहीं अपना मतलब बीच बचाव करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाले उभरते हुए बॉक्सर मोहम्मद यासिर ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम की। यासिर की इस शानदार कामयाबी ने न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क का सिर्फ फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद यासिर ने इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए मजबूत खिलाड़ियों को शिकस्त दी और ये साबित कर दिया कि सरहदी इलाकों के नौजवानों में भी काबिलियत और जज्बा मौजूद है जो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लेवल तक पहुंचा सकता है। यासिर की इस फतह को सिर्फ उनकी जाती कामयाबी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी तहरीक का हौसला अफजाई मानी जा रही है। राजौरी समेत पूरे इलाके में खुशी और जश्न का माहौल है। मकामी लोगों का कहना है कि मोहम्मद यासिर ने तिरंगे को एशिया में बुलंद कर पूरे देश को इज्जत बख्शी है। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के टंगमर्ग इलाके में तेज हवाओं के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ा एक बड़ा पेड़ अचानक मोटरसाइकिल पर आ गिरा। इस हादसे में एक सहाफी उबैद मलिक शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उबैद मलिक एक अखबार से जुड़े हुए हैं। यह हादसा गाजीपुरा टंगमर्ग में एक मदरसे के करीब पेश आया, जहां उबैद मलिक अपनी मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे और अचानक एक पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर पड़ा और सीधे उनकी बाइक से टकरा गया। हादसे के फौरन बाद मकामी लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और जख्मी सहाफी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक होने की वजह से बाद में उन्हें JBC अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद नाजुक बताई। और इस वाकये के बाद इलाके के लोगों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंतजामिया के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। रोड पे बंदा चल रहा था बाइक पे, गाजीपुरा रोड पे, वहाँ सूखे पेड़ है, एक पेड़ उसके ऊपर गिर गया। खुदा ना खासा अगर वो पेड़ किसी गाड़ी के ऊपर पड़ जाता, 5-6 आदमी की कम से कम डेथ हो जाती। जो बंदा इस वक्त है वो मौत की कष्ट में लड़ रहा है, इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। हम गुजारिश करते हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, आज तक भी बहुत बार की हुई है, लेकिन ये कोई गौर नहीं करते हैं इसके ऊपर। आप खुद ही देखिए, आप जाइए,
यहाँ दफ्तर ऑफिस है या स्कूल है, सामने सूखे पेड़ है। अब देखिए ये रिक्वेस्ट हम करते हैं आपसे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये आप इतला दीजिए कि ये पेड़ खत्म करे। अगर ये पेड़ ना खत्म करे तो हम ऐसा चाहेंगे, हम पूरे पब्लिक को निकालेंगे, हम खुद इनको लॉस कर देंगे इन पेड़ों को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए, ये गिराया जाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ पे बहुत पब्लिक चलती है, स्कूल के बच्चे चलते हैं या लोकल बसेस या कार्स वगैरह चलते हैं। क्या पता अगली बार इनके ऊपर ना गिरे, क्योंकि हम यही चाहते हैं, गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट आए कि ये पेड़ गिरा के जाए। जो भी दरख्त जो है, पेड़ है, देवदार है या कुछ पेड़ है सड़कों के करीब लगा जो है, तो उनको गुजारिश की थी डिपार्टमेंट को भी जाने कि इनको काट दिया जाए ताकि कोई हादसा ना आए। गांदरबल जिले के लार इलाके में वाक़ हजरत शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस आस्थाने पर 17 मई को होने वाले सालाना उर्स मुबारक की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में JKUM सदर और साबिक MLA गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने दरगाह शरीफ का दौरा कर वहां किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान शेख अशफाक जब्बार ने उर्स में शरीक होने वाले ज़ायरीन के लिए की जा रही सहूलियात और बंदोबस्त का मुआयना किया। और वहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने भी दरगाह पहुंचकर पीने के पानी, लंगर, सफाई, सिक्योरिटी और दूसरी जरूरी सहूलियतों से जुड़े इंतजामात का जायजा लिया। अफसरों ने भरोसा दिलाया कि उर्स मुबारक के दौरान ज़ायरीन को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए, इसके लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं और पूरे प्रोग्राम को पुरअमन और कामयाब तरीके से अंजाम देने के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं।